अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक से मैं लेकर आ चुकी हैं आप सबके लिए हमारे बहुत ही प्यारे से रीडर्स के लिए बिल्कुल नए कंप्लीट नॉवल इश्क मुर्शिद बाय मनीषा राणा को, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो जल्दी से पढ़ते हैं हम इस अमेजिंग से नावल को, जो कि तकरीबन 2 एपिसोड्स पर ही मुश्तमिल है। तो फटाफट से इसे पढ़ते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। आए हैं आपके इंतज़ार में हमें सुबह से शाम हो गई। बड़े से मेहरमा घर के बाहर मुलाजिमीन हाथों में ट्रे पकड़े खड़े हुए थे। गाड़ी से बाहर निकलने वाले लोगों पर फूलों की बरसात करना शुरू कर दी। बस इतने फूलों का ज़िया करना अच्छा नहीं लगता। साड़ी पहने खातून ने इसी अमल को रोकने का कहा। आप लोग इतने अरसे बाद हमसे मिलने आए, ये तो कुछ भी नहीं। हमारा छोटा शहजादा कहाँ पर है? अपनी बहन के सर पर शफकत भरा हाथ रखते इन्होंने अपनी मोहब्बत जताई थी। वो तो गाड़ी में ही बैठा है, कह रहा था कि यहाँ क्यों आए हैं हम? अपने गाँव को छोड़ने का मन ही नहीं करता है इसका, तभी तो स्कूल हमें गाँव में इसके लिए खुलवाना पड़ा। न जाने ऐसी भी कौन सी मोहब्बत है इसे इस जगह से। शामिर बेटा चलो बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारे मामू का घर आ चुका है। गाड़ी का दरवाज़ा खोले इन्होंने अपने बेटे को पुकारा था, जो मोबाइल पकड़े खुद को गेम खेलने में मसरूफ़ किए हुए था। मेरा बेटा चलो भी, अब यहाँ ज़िद करना तुम्हारा बनता नहीं है। इतने अरसे बाद हम कहीं आए हैं, वरना कई मर्तबा तुम्हारी वजह से मैं शादियों में भी नहीं गई थी। बाजू पकड़े इन्होंने इसे बाहर आने का कहा। जब गुस्से से शामिर अपने बाजू छुड़वाता गाड़ी से बाहर निकले। मुझे मेरा गांव पसंद है और मामू भी तो खुद मिलने आ सकते थे ना हमसे। वो 10 साल का था अभी, मगर इसकी अकड़ और बदमिजाजी देख सब चौंक गए। मैं मीर, ये किस अंदाज से बात कर रहे हो तुम? चलो सलाम करो अपने मामू को। शामिर के वालिद ने इन्हें डांटते हुए कहा। जब पेशानी को सुगड़ते हुए वो अपने वालिद की जानिब देखता है। शामिर जाफरी किसी से माफ़ी मांगे, इतने भी बुरे हालात नहीं आए मेरे। अपना मोबाइल वैसे ही पकड़े खुद वो घर के अंदर चला गया। भाई साहब माफ़ कर दे इसे, बच्चा है, पता नहीं क्यों इतना बदमिजाज हुए जा रहा है, जबकि इसकी तरबियत करने में हमने तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ही इखलाक में तब्दीलियाँ आ रही हैं इसकी। शामिर की वालिद ने एक नज़र अपने शोहर की जानिब देखते कहा, जैसे कि शामिर के इस रवैये के पीछे की वजह इनका शोहर ही है। दौलत का गुरूर जब सर पर चढ़ जाए तो इंसान इखलाक के हाथ से गिरता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। तुम लोग आओ अंदर। शर्मिंदा सी जुलेखा बेगम घर के अंदर चली आए। खूब इंतज़ामात किए हुए थे, हर किस्म के पकवान बनाए हुए थे, मगर शामिर ने एक निवाला भी ना खाया था, बल्कि जो चीज़ें वो अपने साथ लेकर आया था इसी को खा लिया था इसने। शामिर अभी इसे ऐसे कर रहा है, आगे हो बड़ा, अगर बड़ा हो गया तब क्या करेगा बशीर साहिब? अब आपकी जवानी ढलने लगी है, इस वजह से अपने होने वाले सहारे पर भी थोड़ा ध्यान दे दे। वैसे भी अपने वालिद की याशों को देख देख कर ही शामिर का मिजाज इतना बदल रहा है। क्यों साहिब, जो तंज किए बगैर रह न सके? भाई साहब आपकी बात करने का मतलब क्या है? ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं जैसे चाहे गुजारूँ, इसमें किसी को बोलने का कोई हक़ नहीं। हो रही बात मेरे बेटे की, तो शेर का बच्चा है, वो अकड़ तो हो गई ना इसमें। ख़ानदानी मुरब्बों का मालिक अब लोगों के जैसे थोड़ी ना, जो अपनी शान शौकत दिखाने की खातिर किराए पर हवेलियाँ लेते हों। बशीर साहब ने भी उल्टा तंज कर दिया। भाई साहब अकड़ तो अल्लाह को भी पसंद नहीं होती, अगर वो शान शौकत से नवाज सकते हैं तो छीनने में भी एक सेकंड नहीं लगाते। खैर जुलेखा तुम चलो, जो बाग हमने बनाया है वो तुम्हें दिखाता हूँ। क्यूम साहब इस वक्त लड़ाई नहीं करना चाहता था, तभी अपनी बहन को साथ चलने का कहा। शामिर अकेला गेम खेल खेल कर बोर हो चुका था। अभी 10 साल का था वो, मगर इसका बनाव सिंगाई ये बातों वाजे दिखा रहा था कि जागीरदारों का बेटा है ये। कैसी फिजूल जगह है ये मुझे यहाँ लाने का मतलब क्या हुआ? जैसे पहले अपनी मनमर्जियाँ करते हैं अब भी कर लेते। खुद से बड़बड़ाता हुआ रात की इस पहर शामिर घर से बाहर निकल गया। घर की पिछली साइड पर ही बाग बनाया हुआ था इन्होंने। शामिर इस खूबसूरत फलों की खुशबू को सूंघता हुआ इस जगह पहुंच गया। हरियाली, रंग बिरंगे फलों वाले पौधे लगे हुए थे यहाँ, जो भी आए एक सुकून सा पहुंच जाए इसके बेचैन मन को। शामिर इस खूबसूरत मंजिल को देख आगे बढ़ने लगा। वो मज़ीद इस खूबसूरत नज़ारे को देखना चाहता था, जब किसी लड़की की खिलखिलाहट की आवाज़ अपने कानों में पड़ती सुने। इसने दाएं जानिब देखा। एक लड़की जिसकी उम्र 16 से 17 साल होगी, आम सी बिल्कुल कपड़े पहने हुए, दुपट्टा जिसके भूरे रेशमी बालों को खिसकता सर से कांधों पर गिर चुका था। हाथ में बहुत से अमरूद पकड़े वो भाग रही थी। वहीं इसके पीछे एक और लड़की लगी हुई थी, जो इसे अमरूद मांगे जाए। ये मेरे हैं, बामुश्किल दख्त पर चढ़कर उतारे हैं मैंने। जान भी चाह सकती थी मेरी, और अब तुम हिस्सेदार बनने आ गई। नहीं दूंगी। पीछे मुड़कर वो अपनी सहेली को मना करती भाग रही थी। शामिर जो खड़ा इसकी जानिब देखे जाए, इस बात का भी उसे एहसास न रहा था कि वो रास्ते से हट जाए, जब अचानक से वो लड़की शामिर के साथ टकरा गई। अमरूद हवा में उछलते नीचे गिर गए। वही शामिर का तो जिसामत में इस लड़के से छोटा होने की वजह से खुद भी नीचे गिर गया।
सारी आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं कोई चोट-वोट तो नहीं आई? जल्दी से शामिर को उठाती वो माफ़ी माँगने लगी। मैं खुद उठ जाऊँगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जो टकरा गई मुझसे? सारे कपड़े मेरे ख़राब कर दिए। उल्टा शामिर इसी को डाँटना शुरू हो गया। आपको तो सिर्फ़ कपड़े ही ख़राब हुए हैं जो धोने से साफ़ हो जाएँगे और मेरे अमरूद वो न जाने कहाँ-कहाँ गिर गए होंगे, इतनी मुश्किल से तोड़ कर लाई थी मैं। पहले मेरी सहेली पीछे पड़ गई और अब आपकी वज़ह से सारे गुम हो गए। रोने वाली शक्ल बनाती वो अपने अमरूदों को ढूँढना शुरू हो गई। अमरूद ही थे जो बाज़ार से हज़ारों मिल जाएँ, अब यहाँ तलाश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सांवा आपने काट लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो छोटा-सा लड़का यूरोप से बात कर रहा था। अच्छा जी, तो मुझे साँप काट लेगा, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या घर भूल गए हो? मुझे बताओ, मुझे इस गाँव की एक-एक जगह का पता है, किसके घर कितने बच्चे हैं, कौन कब कहाँ जाता है, सबकी खबर रखती हूँ मैं। और आपको देखकर लग रहा है दूसरे शहर से आए हो, आप किसके मेहमान बने हो? वो जो बड़बोली से कहीं भी शुरू हो जाया करती थी। मैं कोई बच्चा नहीं जो खो गया हूँ, खुद घर से यहाँ आया हूँ, चूँकि वहाँ का माहौल मुझे बोर कर रहा था। आंखें घुमाई शामिर फ़ौरन से टोक गया। अच्छा, बच्चे नहीं हो तो क्या कद छोटा रह गया आपका? वैसे उम्र क्या है आपकी? हंसती हुई वो लड़की इसका मजाक उड़ाने लगी जो शामिर को आग बगोला करने का सबब बन रही थी। ज़ोबिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटे साहिब आप यहाँ? पर इस वक्त ज़ोबिया की दोस्त जो अपने दोस्त के किसी के साथ बहस करते देख यहाँ आई थी, मगर शामिर को देख चौंक गई। छोटे साहिब कैसे? क्या तुम जानती हो इन्हें? ज़ोबिया ने हैरत से पूछा। बेवकूफ़ लड़की, ये मालिक के मेहमान है। ज़ोबिया के कान में वो बोली थी। जब शौक हुए वो इस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाँ, मालिक के मेहमान और सारे मुझे माफ़ कर दे, मैं क्या कुछ कहती रही आपको? लाई, मैं आपके कपड़े साफ़ कर देती हूँ। अपने दुपट्टे से भी इसकी शर्ट साफ़ करना शुरू हो गई। दूर रखो अपने हाथ। और हाँ, अगर तुम्हें गलतियाँ करना इतना ही पसंद है तो सॉरी लफ्ज़ अच्छे तरीके से बोलना सीख लो। सारी ज़ोबिया को तंज की शामिर खुद वहाँ से चला गया। अभी ज़मीन से उगाने हैं, लेकिन ज़रूर देखो, एक तो मेरे सारे अमरूद गुम कर दिए, अब खा लो खुद ही ढूंढ कर। तुम सूबिया मुंह बनाती खुद भी वहाँ से चली गई। शामिर बेटा, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं न जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती रही। चलो इधर आओ मेरे पास। जुलेखा बेगम अपने बेटे को बाग में देख आवाज़ लगाए अपने पास बुलाया। जो मुंह बनाता वो भी इनके पास चलाया। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो सोना चाहिए था तुम्हें। क्यों साहिब? शामिर के सर पर हाथ फेरते बोले। इस वक्त बाग कौन देखने आता है? आपको भी तो सोना चाहिए। शामिर भी बेरुखी से बोला। जब सुलेखा ने इसकी बाजू दबाई। बेटा जी, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वक्त पर हो जानी चाहिए, वरना ज़रा सी भी देरी वो मज़ा ख़राब कर देती हैं। इन्होंने ज़ुबानी बात कही थी। अब बाबा, आपको पता है मालिक के घर जो मेहमान आए हैं वो यहाँ पर? ज़ोबिया जो ऊँचा ऊँचा अपने वालिद को आवाज़ लगाती हुई इस जगह पहुँची, मगर यूँ सबको एक साथ खड़े देख इसकी ज़ुबान वहीं पर ही थम सी गई। ज़ोबिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? घर जाओ, रात के इस पहर तुम्हारा यहाँ पर होना दुरुस्त नहीं। शेख साहब, जिनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह दिखाई दे रही थी, अपने बेटे को यहाँ देख इन्हें अच्छा नहीं लगा था। क्या हुआ अब्बा, सब ठीक तो है ना? चले घर चलते हैं हम, आपको आराम की ज़रूरत है। ज़ोबिया को अजीब लगा था अपने वालिद का रवैया। हाँ, सब ठीक है, बस तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं तो सीधा घर जाना। अपनी बेटी को तो ज़बरदस्ती इन्होंने वहाँ से भेजा था। जब ज़ोबिया ने एक नज़र शामिर पर डाली जो अपने वालदा के साथ यहाँ खड़ा था। चलो बहन, आगे चलते हैं, और भी बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जो देखनी है बाकी। क्यूब साहिब अपनी बहन को मज़ीद आगे ले जाए, साथ ही अपने मुलाज़िमों को इशारा कर दिया। बाग के बीचों बीच और घर से काफ़ी दूर आने के बाद कोई और गोली की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी थी। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर सो सन्नाटा छाया हुआ था। ज़ुलेखा बेगम, जिनके सीने में गोली लगी थी, वो वहीं पर ही गिर गई। शामिर कहाँ पर है? पहले इसे मारने का कहा था मैंने। क्यूब साहिब, जो अपने मुलाजिम पर गुस्सा होते शामिर को ढूंढने का कहा। भाई साहब, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? अपने भाई की टांग पकड़े ज़ुलेखा बेगम मुश्किल से बोल पाई थी। बहुत गुरूर है ना तुम सबको इस दौलत का? तो फिर ठीक है, अब इस दौलत का मालिक मैं बनूंगा, तो तेरे शोहर का कोई रिश्तेदार और ना ही तेरे सास ससुर। हाँ, तुम तीनों के गुजर जाने के बाद वाहिद मैं ही तो बचूंगा जिसे सारी दौलत मिल जाएगी। इसी वजह से सबसे पहले तो तेरे बेटे का खात्मा होना चाहिए था, लेकिन खैर पहले तू चली जा। हाथ में पकड़ा पिस्टल अपनी बहन की जानिब करता वो चला गया। वहीं और गोली अपनी बाजू में भी चलाई थी। इसने खुद को मज़लूम साबित करने की खातिर। दौलत एक ऐसी चीज़ है जो हर रिश्ते को भुला देने का काम कर जाती है, जो खून को पानी कर जाती है, जो अपनों को दूर कर जाती है। खुद जो कुछ भी ज़िंदगी में इसे मिला था वो अय्याशियों में उड़ा दी, और अपनी बहन की खुशियों को छीन कर वो इसकी दौलत को हासिल करने की खातिर इस हद तक गिर चुका था। जब जुलेखा बेगम पर हमला हुआ था तो इन्होंने अपने बेटे को भागने का कह दिया था। बाग, पौधों और दरख्तों के बीच वो खौफजदा सा बच्चा भागी जाए, इसकी वादा की जान ले ली गई थी। वो इस मामले तक को भी समझ ना सका था, बस अंधाधुंध भागे जाए।
मुसलसल मुलाज़िमीन भी इसके पीछे लगे हुए थे। वो तो इस जगह के मुतल्लिक़ कुछ जानता भी नहीं था। तभी आगे का रास्ता बंद देख वो शदीद परेशान हो गया। आप वो कैसे यहाँ से भागे, कहाँ जाए, कैसे बचे, कुछ समझ नहीं आ रही थी इसे। इसे मुलाज़िमीन इस जगह पहुँचते शामिर को मारने ही वाले थे जब आँखों में किसी ने धूल डाल दी इनके और शामिर का हाथ पकड़े अपने साथ ले जाने लगी। चेहरे पर दुपट्टा बांधे निकाब किया हुआ था, मगर कौन थी वो और क्यों बचा रही थी वो शामिर की जान। बाग से बाहर निकले वो इसे हवेली तक छोड़ती। आप जल्दी जाओ अंदर और पुलिस को बुलाना, ठीक है। इसकी भूरी बड़ी बड़ी आंखें जो पलकों की छांव तले इस वक्त चमक रही थी। शामिर इसे पहचान न सका, जबकि वो जानना चाहता था कि आखिर कौन है ये जो खुद की जान की परवाह किए बगैर इसकी जान बचा गई। जाओ भी, इस लड़की के एक मरतबा फिर से कहने पर वो हवेली के अंदर चला गया। पुलिस ने सारा मामला देख शामिर नहीं जानता था अंधेरे में किस ने जुलेखा बेगम पर गोली चलाई थी। तफ्तीश की गई और यही साबित हुआ कि बशीर साहब के दुश्मनों ने हमला किया और खुद वो फरार हो गए। मामला तो दब किया, मगर अपनी माँ को खोने का गम शामिर के अंदर आग जलाने का सबब बना, जो तब तक हरगिज़ नहीं बुझेगा जब तक असली मुजरिमों को पकड़कर सजा न दे दे। वो क्यूम साहिब की प्लानिंग कारआमद साबित हो सकी। वो चूँकि बशीर साहिब और शामिर बच चुके थे, वो वापस अपने घर लौट गए, जबकि शामिर इस लड़की को फिर से देखना चाहता था जिसकी वजह से आज वो जिंदा था। 10 साल बाद तेज़ बारिश जो पूरे 12 घंटों से हो रही थी, घर की छत मुसलसल टपके जाए। सोबिया कहाँ पर हो, जल्दी आओ, एक और बर्तन वहाँ रख दो। एक तो ये बारिश अमीरों के लिए तो खुशियों का सामान लेकर आते, वो रंग बिरंगे पकवान बना बना कर खाते, और एक हम जैसे गरीब जिसकी बारिश छत से टपकने वाले पानी को समेटते समेटते गुजर जाती हैं। कच्ची छत होने की वजह से घर में भी पानी जमा हुआ पड़ा था। अम्मा, आप भी ना देखे जो भी हालात हो, मगर हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वैसे भी आप बारिश में तो नहाती हैं नहीं, इस वजह से बारिश खुद चलकर हमारे घर के अंदर ही आ जाती है। वैसे आज तो मेरा भी मन कर रहा है पकोड़े खाने को। बर्तन रखती वो अपने भीगे बालों को लहराते बोली, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, इतनी बड़ी हो चुकी हो लेकिन सोच वही बच्चों वाले। पकोड़े कहाँ से बनेंगे, यहाँ तो चूल्हे नहीं जरे, पता नहीं शाम को खाना कैसे बनेगा। एक तेरे अब्बा सारी ज़िंदगी गुलामी की भी तो किन किन की, जिनके पास खुद कुछ नहीं है। अगर किसी अच्छी जगह नौकरी करते तो कम से कम आज ये दिन ना देखने पड़ते। एक बेटी घर पर बैठी है जिसकी उम्र देखो क्या हो गई है, मगर अभी तक शादी ना कर सके। हम चूँकि पैसे ही नहीं थे। संजीदा बेगम जिनके शिकवे शिकायतें फिर से शुरू हो गए थे। क्या अम्मा हमेशा मुझे लेकर बैठ जाती हो आप? अभी मेरी उम्र ही क्या है, इतनी जल्दी शादी मुझे नहीं करनी। आप ना ये फिजूल की बातें छोड़े, मैं बाहर जा रही हूँ। यहाँ से तो पकोड़े मिलने से रही से बेहतर है रज़िया के घर चली जा, कम अज़ कम इनके हाथों पकोड़े बने होंगे। वो ऐसे ही थी लापरवाह किस्म की लड़की। आज में जीने वाली लड़की फिजूल की फिक्र सर पर सवार किए ना खुद परेशान होती ना दूसरों को परेशान किया करती थी। पर आज क्या होने वाला था इसके साथ, क्या होगा इसकी किस्मत में जो बदल देगा इसकी ज़िंदगी। साहिब जी मिल गए। वो बारिश में भीगा हुआ शख्स सर पर से पानी को झाड़ते हुए बोला था, जब चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के हमरा वो इस शख्स के कंधे पर हाथ रखे। शाबाश, 10 साल जिस बदले की आग में जलता रहा, आज जाकर सुकून पहुंचेगा मुझे। आज इस इंसान को वो सजा देगा जो किसी की माँ छीनने पर मिलनी चाहिए। शामिर जाफरी की वालदा को इसे छीना था। मैं इससे इसका पूरा ख़ानदान ही छीन लूँगा। 20 साल शामिर जाफरी, जो देखने में 30 साल से कम और किसी नहीं दिखता था, चेहरे पर सख्त तासुरात छाए हुए थे जैसा वो बचपन के मैं मगरूर शहज़ादा हुआ करता था। अब भी इतना ही बेरहम बन चुका था। वो किसी पर रहम नहीं खाता था। जो जुर्म करते इसकी जान ही लिया करता था। वो चूँकि गलतियों की माफ़िया देना शामिर जाफरी के मिजाज में शामिल नहीं था। गाड़ी में बैठता हुआ इस रास्ते पर निकल गया जहाँ अपनी वालदा के मुजरिम को सज़ा देनी थी। इससे वो इंसान जिसने 10 साल पहले इसे इसकी जन्नत को छीन लिया था, आज जाकर भी इसे सज़ा देगा। बेचैन दिल को आज सुकून नसीब होगा इसके। इतने ख़राब मौसम होने के बावजूद शामिर रुकने वाला नहीं था, चूँकि जो तूफ़ान इसके अंदर चल रहा था वह इसके सामने कुछ नहीं था। 2 घंटे सफ़र के बाद इस जगह पहुंचा जहां आज से 10 साल पहले वो आया था। वो इससे इसकी वादा को छीन लिया गया था। नफ़रत इसे इस गांव के से और यहाँ के रहने वाले लोगों से। बड़े साहिब वो शामिर साहब को पता चल गया कि वो सोच रहे कि मैंने इनकी वालदा को मारा था। वो बदला लेने आने वाले हैं। कुछ करे सलीम साहब, जो कि हवेली में पहुँचे क्यूम साहब की मिन्नतें करने लगे। क्या, कौन आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? इसकी हालत देखो, अजीब से चेहरा बनाते बोले। साहिब जी, शामिर साहिब आ रही हैं। वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगे, जबकि इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं। वो तो आपने सलीम साहिब अब खामोश नहीं रहने वाले थे, चूँकि बात अब इन पर आ चुकी
चुकी थी। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, तुम ऐसे करो कि घर जाओ, मैं संभाल लूँगा मामले को। बीच में ही इनकी बात रोकते क्यूम साहब ने हामी भर ली। अगर वो सलीम की मदद नहीं करेंगे तो वो इनका सच शामिर को ज़रूर बता देंगे। शामिर गाड़ी से उतरा। जब इसका मुलाजिम छाता लेकर इसके पास आया तो मगर हाथ से इशारा किया। शामिर ने इसे रोक दिया। कच्चा घर जिसका दरवाज़ा तोड़कर वह घर के अंदर दाखिल हुआ। बारिश जो शामिर जाफरी को भिगा चुकी थी, अचानक से किसी के घर के अंदर दाखिल होने पर संजीदा बेगम चौंकी थी। कौन हो तुम? ऐसे हमारे घर में क्यों आए हो? सर पर दुपट्टा लिए वो परेशानी से पूछने लगी। कहाँ पर है सलीम? शामिर की आवाज़ में गुराहट थी, जैसे कि सलीम के मिलते ही वो सीधे जान ही से ही मार देगा इन्हें। वो तो बाहर गई हुआ है, लेकिन आप कौन है और क्या काम है इनसे? संजीदा बेगम का दिल जोर शोर से धड़कने लगा था। बरसों पुराना हिसाब बराबर करना है, बुलाओ इसे वरना ढूंढ लूंगा मैं खुद। शामिर जिसका बस चलता तो संजीदा बेगम को ही कुछ कर जाता। जोबिया जो बारिश में भीगती हुई वापस घर लौटी थी, जब अपने घर से बाहर गाड़ियों को देख चौंकी। हमारे घर क्या कोई मेहमान आए हैं? वो खुद से बड़बड़ाई थी, मगर अपने घर का अंदर दरवाज़ा टूटा देख चौंक गई। अम्मा, ये दरवाज़ा कैसे टूटा? घर के अंदर दाखिल हुई। इसने अपनी माँ को पुकारा था, मगर इतने गुंडों को हजूम में और किसी अमीरजादे को देख घबरा गई। कौन और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? हमारा दरवाज़ा क्यों तोड़ा? और वो जो सवाल पर सवाल करना शुरू हो गई, मगर किसी लड़की की आवाज़ कानों में पड़ना शामिर जाफरी को अपनी जाने मुतवज्जो करके। सोबिया तू जा यहाँ से। संजीदा बेगम ने इसे यहाँ से जाने का कहा। वो अपनी बेटी को इन सब मामलों में नहीं लाना चाहती थी। अम्मा, क्या हमने इनसे कर्ज लिया है? सारे साहब जी, फ़िलहाल हमारे पास पैसे नहीं। देख रही हैं ना आप, कितनी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम छत तक सही ना करवा सके। आपके पैसे कहाँ से लुटाएंगे? थोड़ा इंतज़ार कर लें, जब मैं नौकरी करूँगी तब तो आपके सारे हिसाब चुकता कर दूंगी। वो जानती क्या कि शामिर यहाँ पर क्यों आया है? तुम करोगे मेरे हिसाब को चुकता? इतनी हिम्मत है तुम में? ये अचानक से इसका जोबिया के नज़दीक पड़ना जोबिया को चंद कदम पीछे हटा गया। इस शख्स की सुर्ख आंखें जोबिया को खौफजदा सा कर गई थी। सलीम साहब जो क्यूम साहब के साथ घर में आए थे, जब शामिर को अपने आदमियों के साथ देख घबरा गए। आ गया वो इंसान जिसने मेरी माँ को मुझसे छीना था। आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे इस किस्म की हरकत करने की? सलीम साहब को घर के अंदर दाखिल होते देख शामिर ने ज़ोर से टांग मारी, इन्हें नीचे किया था, गिराया था। मुझसे मेरी माँ को छीना था। अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीनूंगा, तुझे वो सज़ा दूंगा तू कभी सोच भी नहीं सकता। सलीम साहब जो नीचे गिर चुके थे के हाथ पर अपना जूता रखे वो मसलने लगा। अब्बा कहती सूबिया शामिर का बाजू पकड़ती। दूर हो मेरे अब्बा से, कुछ नहीं किया इन्होंने। इस कदर ज़ोर से सूबिया ने शामिर की बाजू से पकड़े खींचा था, मगर फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, बल्कि सूबिया को बालों से दबोचता हुआ इसे अपने करीब खींचता। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ की जान ली थी, 10 सालों से इंतज़ार कर रहा और ढूंढ रहा था असली मुजरिम को, तब जाकर मुझे मिला ये। जैसे तुम्हें तुम्हारा मुजरिम बाप अजीज़ है, बिल्कुल वैसे मुझे मेरी बेगुनाह माँ से मोहब्बत थी। शामिर जो 10 साल पहले सोबिया के सीने जितना होता था, अब सोबिया इसके सिरे के बराबर थी। ऊपर नजर उठाए हुए इस शख्स की बात सुनते खौफजदा से हो गई। इसके वालिद ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं कर सकते थे। शामिर रुक जाओ, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? चलो हवेली सुकून से मामले को सुलझा लेते। क्यूम साहब बीच में टोके। आप करोगे मामला हल? जो 10 सालों से मैं इस गांव में रहने के बावजूद असली मुजरिम को ना ढूंढ सके, मामला मेरा है तो इसे हल भी मैं करूंगा सबके सामने। इस इंसान की जान लेकर शामिर का गुस्सा तभी ठंडा होने वाला था, मगर ये बात जोबिया की सांस रोकने का सबब बनी। अपने नजरों के सामने वो अपने बाप को कैसे मरते देख सकती थी। मत करो ऐसे, आपको नहीं पता मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। आप दोबारा तफ्तीश करो, मुजरिम कोई और होगा। जोबिया हाथ जोड़ती मिन्नतें करने लगी। क्यूम साहब इसकी बात सुन। शामिर तुम इसकी जान नहीं ले सकते। अगर इसलिए मुजरिम है तो ठीक है, फिर गांव की रवायात के मुताबिक खून बहा में तुम इसकी बेटी को ले जा सकते हो, चाहे फिर इसके साथ जो मर्जी सलूक करना। क्यों साहब ने खुद की जान बचाने की खातिर किसी की बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की बात कही थी? नहीं, मैं मेरी बेटी नहीं। सलीम साहब अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाले थे। मैं क्यों इसकी बेटी को वनी बना कर लेकर जाऊं, जबकि मुजरिम तो ये है। शामिर को भी इनका ये फैसला हरगिज़ पसंद नहीं आया था। यही हल है, चाहे पंचायत लगवा लो या तो वनी में इस लड़की को ले जाओ, या फिर गांव वालों के खिलाफ जाकर इसकी जान ले लो। लेकिन शामिर बेटा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा देगा। जो तुम्हारी माँ की इस गाँव में ज़मीनें हैं, नाम सब मिट्टी में मिला दोगे तुम। शामिर ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता था, चूँकि अपनी माँ और गाँव और ज़मीनों से बहुत मोहब्बत थी। इसे जोबिया बड़ों के फैसलों में खुद की साथ को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। वो आज़ाद पंछी जो किसी के मुताबिक न चल सके, इसे किसी का गुलाम बनाने की बात की जा रही थी। वनी का मतलब होता है मर्जी।
जो मर्ज़ी सलूक किया जाए इसके साथ शादी के बगैर, ये शादी करके अपने पास ताउम्र के लिए रखा लिया जाए। और शामिर क्या करने वाला था इसके साथ, ठीक है? इस लड़के को ले चलो, अब से ये मेरी बनी बनकर रहेगी। इसके बाप के किए के गुनाहों की सज़ा हर पल ये सही कि तेरे बाप को तो बस जान से मारकर सुकून दे देता मैं, पर अब हर रोज़ वो मरेगा अपनी बेटी का सोच-सोच कर। ज़ोबिया के चेहरे को तो बोझ से डराने का सबब बना था। नहीं साहिब जी, ऐसा ज़ुल्म मत करें, ये फ़ैसला बिल्कुल सही नहीं। सलीम साहब मिन्नतें करने लगे, अपनी बेटी को वो यूँ कुर्बान नहीं होने दे सकते थे, मगर शामिर ज़ोबिया को बालों से पकड़ अपने साथ खींचता हुआ गाड़ी में बिठाए ले गया। छोड़ो मुझे, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, अपने बाप को बचाना चाहती थी वो, मगर खुद ही कुर्बान होगी। शामिर ने बदला लेना था अपनी माँ का, मगर खुद से 6 साल बड़ी लड़की को अपनी बनी बनाकर घर लेकर जा रहा था। बदले की आग जो अभी तक कम ना हो सकी थी, इसका निशाना अब से ज़ोबिया बनेगी। प्लीज़ छोड़ो साहिब, आप ऐसे मत करो, मुझे नीचे उतार दो। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हुए शामिर को इसे यहीं उतारने का बोल रही थी, जब बुरे तरीके से इसे जबड़े से दबोचता। खामोश होकर बैठ जा, वरना यही कि यही तेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँगा मैं। अगर मम्मा बीच में ना आता तो तेरे बाप का वो हश्र करना था जिसके बाद शामी जाफ़री का नाम सुनकर ही खौफज़दा हो जाते सब लोग। अब वो सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। मुझसे उम्र में बड़ी हो ना, तुम जैसे छोटे ख़ानदान की लड़की के साथ शादी तो नहीं करूँगा। शादी के बगैर वो सब कुछ होगा हमारे तुम्हारे तुम्हारे साथ जो बीवियों के साथ किया जाता है। तुम गुलाम हो मेरी, मेरे हर एक हुक्म पर अपनी जान तक देने को तैयार रहना, वरना तुम्हारी जान मैं ज़रूर ले लूँगा। इस कदर ज़ोर से जबड़े को दबोचने की वजह से ज़ोबिया के मुँह दर्द करने लगा। वो दोनों बारिश की वजह से मुकम्मल भीगे होते। अचानक ऐसे ही किस्मतें बदल जाती है। कुछ देर पहले इसकी माँ इसकी शादी का रोना रो रही थी, और अब अचानक से इनकी बेटी को वनी बनाकर ले जाए जा चुकी थी। पर शादी इनकी बेटी की किस्मत में शादी नहीं लिखी थी। आखिर इतना मगरूर अमीरज़ादा खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी थोड़ी ना करेगा। और वैसे भी बदले में लाई लगी चीज़ों को नाम थोड़ी ना दिए जाते, इन्हें तो बस अपनी नफ़रत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बारिश में आज खूब हो रही थी, जैसे कि जानती हो किसी की ज़िंदगी आज बर्बाद हुई। अपनी हवेली पहुंची, शामिर से ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारे, अंदर ले गया। रात होने की वजह से अंधेरा छाया हुआ था हर तरफ। छोटे सा ही माफ़ कर दे, ऐसा जुल्म मत करें आप, मुझे सज़ा दे दें, मैं वो पूरी कर दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ अपने पास रखने जैसा जुल्म ना करे। वो अपनी बात से छुड़वाने की कोशिश कीजिए, इसे हर सज़ा मंजूर थी सिवाय खुद की इज्जत को ख़राब करने के। अब सज़ा भी तुमसे पूछ कर, तो इतने भी हालात पूरे नहीं आए। शामिर जाफरी के अपने कमरे में ले जाए, बुरे तरीके से ज़ोबिया को धकेला था, वो फर्श पर जा गिरी। ये है तुम्हारी औकात, जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, ताकि देख सको मेरी नफ़रत और बदले में मिली सौगात क्या। आखिर है क्या चीज़ मेरे अंदर जरी आग कम नहीं हो रही। तो तुम करो इससे कम। यूँ फर्श पर गिरने की वजह से ज़ोबिया का दुपट्टा इसके सीने से हटा था। बारिश में भीगने की वजह से कपड़े बदन के साथ चिपक चुके थे, जो हर एक ने शिब फराज को वाज़ेह ज़ाहिर किए। जय जावेद जाफरी को यूँ अपनी जानिब देखते थे, कुछ जल्दी से दुपट्टा अपने सीने पर फैलाती। आप क्या बोल रहे हो, मेरा इन सब में क्या कसूर, ना ही मेरे अब्बा ने कुछ किया है। अपने असली मुजरिम को ढूंढे, वो खड़ी हुए बोली थी। जय जावेद इसकी शर्ट के बटनों को खोलता, उतारो इन कपड़ों के से ज़ोबिया के मुकम्मल बात को इग्नोर किया, अपना हुक्म जारी किया था। चीची जी क्या क्या कह रहे हैं आप। आंसू जो बर्फ़ की मारी आंखों में ठहरे थे, जो शामिर इससे करने को बोल रहा था, वैसा है किसी नहीं कर सकती थी। क्या सुनने की समात कम है तुम्हारी, तो कानों को अच्छे तरीके से खोल लो तुम, क्योंकि अब मैं अपनी बात बार-बार दोहराए, इतने भी हालात बुरे नहीं हैं। आयशा हमीर जाफ़री को उतारो इन कपड़ों को, वरना इन कपड़ों से मैं ताक लगा दूँगा तुम्हें भी। शर्ट को मुकम्मल उतारते हुए जाकर सोफ़ा पर बैठ कर उतारो इस लिबास को, बैठो मेरी गोद में। तुम जैसे गरीब घराने की लड़कियों को जानता हूँ मैं, चंद पैसों के बदले सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है। जितने जोश से मेरी गोद में उछलोगी, जितना तुम्हारा बदन मेरी शिद्दतों से हिचकोले खाएगा, इतना ही शामिर जाफ़री तुम पर रहम खाने की कोशिश करेगा। चूँकि तुम जैसे लड़की को बीवी तो मैं हरगिज़ नहीं बनाने वाला। क्योंकि वो लड़की जो मेरी बीवी बनेगी इस दिल में अपनी जगह कब की बना चुकी है। इस घर की मालकिन और मेरे दिल पर हुक्मरानी करने का हक सिर्फ इसके पास होगा। सिर्फ वही है जिसे मेरी मोहब्बत मिलेगी। इतने सालों से जिसे तलाश कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसके मिल जाने के बाद तो ये मत सोचना कि तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुम्हें तो सारी ज़िंदगी अपनी गुलाम बना कर रखना है मुझे। शामिर ने न जाने किसका जिक्र कर रहा था। ज़ोबिया को नफरत आ रही थी खुद से, बगैर किसी कसूर के शामिर कैसा सलूक कर रहा था इसके साथ, जैसे कि वो इंसान ही है। ऐसे इसकी हैसियत बार बार वो याद करवा रहा था। मुझसे उम्र में बड़ी हो, इसका मतलब सुनना बिल्कुल ही बंद हो गया। गुस्से से सोफ़ा पर से उठता शमीर इसकी जानिब बढ़े, ज़ोबिया का दुपट्टा खींचता हुआ में उछाल गया। वक्त की बहुत कदर करता हूँ मैं, तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे यहाँ से मुझे रोक देंगे। अभी शामिर जाफरी को तुमने जाना ही कितना है। ज़ोबिया की कमीज़ को सीने की जानिब से पकड़े शामिर ने चीनना शुरू कर दिया। नहीं प्लीज़ मत करें। वो अपने सीने पर हाथ रखती शामिर को रोकने की कोशिश करने लगे, मगर पेट चित्रों में से बेपर्दा कर चुका था।
नीचे से पहना सफ़ेद रंग का बलाई लिबास जो शामिर की नज़रों की ज़ीनत बन रहा था। ज़ोबी जानती थी इस इंसान को, आज से 10 साल पहले वो इससे मिली थी तो बच्चे की तरह प्यार से बात की थी इससे, मगर आज इतना बड़ा हो चुका था जिसे डर लग रहा था इसे। प्लीज़ ऐसे मत करें, आप गलत करें बगैर किसी सबूत के। ऐसे कैसे आप मेरे बाबा को मुजरिम कह सकते हैं? ऐसे कैसे मुझे वो बनी बनाकर ला सकते हैं? अगर बाद में कभी आपको सच पता चला तो बहुत पछतावे का सामना करना पड़ेगा आपको। ज़ोबिया जो अपने सीने पर हाथ को बांधती शामिर को समझाने की कोशिश कर रही थी। अब तुम मुझे बताओ कि 10 सालों से ढूंढ रहा हूँ मैं ऐसे, अब जाकर पता चला कि तुम्हारा बाप मुजरिम है, इसने मेरी माँ की जान ले ली। अब तुम इनकी बेटी हो, पता तो होगा कि क्या पता तुम भी शामिल हो इन सब में। शामिर जो ज़ोबिया जैसी मासूम लड़की की तरफ बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये मत भूलें मेरे बाबा आपके मामा जी के पास ही काम किया करते थे। वो इंसान जो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है और ऐसी गलत हरकत करने का सोच भी कैसे सकते हैं? इसके पास तो इतना वक़्त भी नहीं था ऐसी बातें सोचने के लिए। वैसे मेरे बाबा को क्या मिल जाता? वो क्यों आपकी अम्मी की जान लेते? प्लीज़ एक मर्तबा आप फिर से पता लगाओ। ज़ोबिया शख्स के आगे हाथ जोड़ते मुकम्मल मिन्नत करने लगी थी जब शामिर भी कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। बार-बार किसी कहीं अपने बाबा के हक को बेगुनाह कहना क्या पता सही हो, कहीं जिस बात में अंदर शामिर को नाइंसाफ़ी ना से ना शामिर से कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। जाओ वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। ज़ोबिया का दुपट्टा उठाए हुए उसकी जानिब उछालते से दरवाजे के पास जाकर बैठने का इशारा किया। जब ज़ोबिया से वो खुद को दुपट्टा लपेटती दरवाजे के पास जाकर बैठ के उस लड़की को मुसलसल घूरे चाहे जो अपने में ही सिमटी जा रही थी। एक तो सुकून मिला इसे कि शामिर ने कम अज़ कम इसकी बात को तो समझ लिया। सुनो तुम्हारा नाम क्या है? टेबल पर जूते समेत अपना पाँव रखी शामिर ने इसे इसका नाम पूछा। जी जीजी। ज़ोबिया का ध्यान नहीं था इसकी तरफ, तभी जीजी में जवाब दिया। क्या तुम्हारा नाम जी है? शामिर ने तंज़ किया जब ज़ोबिया नफ़ी में सहलाती। नहीं, मेरा नाम ज़ोबिया है। मेरी दोस्त मुझे ज़ुब्बो, ज़ीबी, ज़ैब ऐसे नामों से पुकार लेती है। ज़ोबिया जो मुकम्मल तफ़सीलें बताना शुरू हो गई। ठीक है, मुझे क्यों ये सब बता रही है? वैसे तुम्हारी दोस्तें भी हैं। गाँव की लड़कियों की दोस्ती कैसी होती होंगी? एक दूसरे से बातें भी मिलकर कैसे करती होंगी? शामिर जो इंतहा का मगरूर था इसने मज़ाक उड़ाया ज़ोबिया का, मगर वो आलती-पालती मार के बैठती। हमारी बातें बड़ी दिलचस्प होती, जैसे कि आज घर में क्या बना, जो भी बना है मेरे सालन के साथ तब्दील कर लो। इसके बाद तुम्हारी बकरी ने बच्चा दिया, गाय कितना दूध दे रही है। ज़ोबिया जो अपनी दिलचस्प बातों के मुतालिक बताने लगी थी जब शामिर दिलची नज़र से इसकी जानिब देखता। कैसी फिजूल सोच है तुम्हारी, कितने फारिग रहते हो तुम जैसे लोग। अगर कोई काम करो तभी मसरूफ़ भी रहो और ऐसी फिजूल की बातें बिना सोचे किसी को वक्त दे रहे हो, तो इसमें भी अपने फ़ायदे की बातें करनी चाहिए। ज़िंदगी को 1 मिनट भी यूँ फ़िज़ूल बातों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। शामिर की सोच ऐसी थी, हर बात में अगर फ़ायदे तलाश करते रहे तो ज़िंदगी जिएँगे कब हम? हाँ, आपकी नज़र में हमारी बातें फ़िज़ूल हैं, मगर इसमें प्यार छुपा होता है, हमें बहुत मज़ा आता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, वक़्त अच्छा गुज़र जाता है। क्या आप आपने भी दोस्तों से ऐसी बातें नहीं की? कभी करके देखिए। ज़ोबिया जैसी भी थी मगर दिल की साफ़ थी, जो दिल में होता वही ज़ुबान पर होता। मुझे कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों पर पैसा और वक़्त ज़ाया करने की। मैं अकेला ही सही हूँ। मेरा सर खाना बंद करो, चुपचाप से सो जाओ, वरना अगर मेरा दिमाग ख़राब होगा तो बड़ा बुरा सलूक करूँगा तुम्हारे साथ। शामिर ने धमकी सुन ज़ोबिया सहम सी गई थी। तकिया मिल सकता है? ये फ़र्श बहुत सख्त है, सोने में मुश्किल हो रही है। ज़ोबिया जो पहली मर्तबा पक्का फ़र्श देख रही थी तभी ज़मीन इस पर इससे सोया नहीं जा रहा था। नहीं मिल सकता। शामिर अपने मोबाइल पर लगता है निकाल के गया। प्लीज़ कोई कपड़ा ही दे दे, मैं इसको तकिया बना लूँगी, वो मासूमियत से बोली थी जब शामिर गुस्से से बेड पर पड़े 4-5 तकियों में से एक तकिया उठाया ज़ोबे की जानिब फेंक गया। और प्लीज़ होता है, प्लीज़ नहीं। वापस से शामिर सोफ़ा पर बैठ के शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छी हूँ। मैंने आपका नाम तो सुना था हुआ था कि आप बड़े अकड़ू हो, बदलिहाज़, पत्थर दिल, लेकिन इन सब की सोच गलत है। आप अच्छी हो। ज़ोबिया जो पहले शामिर की बुराई की इसके बाद खुद ही तारीफ़ भी करने लगी। मैं बुरा हूँ, ये जो थोड़ा वक़्त तुम्हें दे दिया इसका मतलब ये नहीं तुम्हें बख्श दिया मैंने। फिर से तफ्तीश करवाऊँगा और अगर फिर से तुम्हारा बाप मुजरिम निकला फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ मैं। शामिर के ज़ोबे की गलतफ़हमी को दूर करके जल्दी से वो तकिया फ़र्श पर रखती लेट गई, मगर ज़मीन भी चुभ रही थी। बाबा वो करवट बदलती उठ बैठी। आपकी ज़मीन तो बहुत सख्त है, हमारे घर में जब चारपाई कभी टूट जाती तो मैं ज़मीन पर सो जाया करती थी, मगर वो इतनी सख्त तो ज़मीन नहीं होती थी। ज़ोबिया जो तकिया उठाए अपनी गोद में रखती बोली, तुम्हारे कितने मसले? शामिर को तंग आता बोला, मेरा तो बस एक ही यही मसला है जिसे प्लीज़ आप हल कर दो। कोई बिस्तर वगैरह देकर जिसे मुझे यहाँ बिछा कर सुकून से सो सकूँ। एक बारिश की वजह से मेरे कपड़े भी भीगे पड़े हैं। ज़ोबिया ने नई फरमाइश कर दी, जाओ सो जाओ वहाँ बेड पर, लेकिन इन कपड़ों को उतार कर मुझे अपने बिस्तर को ख़राब नहीं करना। शामिर जो तंग आई से बिस्तर पर सोने की इजाज़त तो दे गया, मगर शर्त थी कि वो अपने इन कपड़ों को उतार कर सोए। अगर इन्हें उतार दिया तो मैं क्या पहनूँगी? बड़ी-बड़ी भूरी आँखों को करती वो बोली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस तुम्हारी अब आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। मुझे खुद आराम चाहिए। सोफ़े की बाजू पर सर रखता
शामिर से आखिरी मर्तबा समझा के, ऐसी शर्त आपने रखी है, मुझे नहीं सोना फिर। आपके बाड़ पर वो लफ्ज़, हर लफ्ज़ गलत ही बोला करती थी। मुँह बनाए वो वहीं पर बैठ गई। बैठे-बैठे इसकी आँख लग गई। लगे जाए मगर अकेले फर्श पर से सोया नहीं जा रहा था। आधे घंटे में वो तंग आ गई। आप एक मुझे मेरी नींद ही तो इतनी प्यारी हुआ करती थी जिसमें खलल डल रहा है। लगता है छोटे साहब सो गए, मैं चुपके से जाकर सो जाती हूँ। इस नरम नरम बाट पर गौर से वो शामिर को देखती खुद आराम करने का सोचने लगे, लेकिन अगर ये कीमती बिस्तर इन कपड़ों की वजह से ख़राब हो गए, ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। पहले कैसे पीछे पड़े हुए हैं मेरे बाबा के। कोई नहीं सोबिया, तुम ऐसे करो, ये तो सो रहे हैं, अगर मैंने इन्हें उतार भी दिया कौन सा वो देख सकेंगे। सोबिया जो खुद को बहुत समझदार समझती थी, जबकि हकीकत में अकल से बिल्कुल फारिग थी। वो फटी हुई कमीज़ उतारती अपने वजूद पर से सभी लिबास को हटा के कपड़े वैसे बारिश लगने की वजह से उतारते हुए फटने लगे थे। सुबह जिसका सिर्फ सीना ही ढपा हुआ था, वो बलाए लिबास से बाकी सारा बदन ही यहाँ था। जल्दी से वो बेड पर बैठते खुद के ऊपर कंफर्टर ले लिया। कितना आरामदेह बिस्तर नरम नरम था, जैसे कि भेड़ के बाल हों। पहली मर्तबा ज़ोबी ने ऐसा आरामदेह बिस्तर देखा था। खुशी के मारे वो बार-बार कंफर्टर से अपने चेहरा छुए जा रही थी। वहीं तकिए पर सर रखती, काश ये सब कुछ हमेशा-हमेशा के लिए मुझे मिल जाए। ऐसे बेड पर सोने से तो जो अम्मा की कमर में दर्द रहता है, इसको भी आराम आ जाएगा। कुछ लोगों की हसरतें होती हैं ऐसी ऐशो-आराम, और कुछ लोगों हर चीज़ नसीब होने के बावजूद खुश नहीं रह पाते। वो चंद मिनट में कैरेनी सो चुकी थी। आधी रात के पहले शमीर की आँख खोले वो 6 फुट का शख्स सोफ़ा पर कैसे सही तरीके से सो सकता था। नींद में ही उठता वो खुद बेड पर जाकर लेट गया। इसे तो इतना भी ध्यान नहीं था कि ज़ोबिया को वो उठाकर यहाँ लेकर आया हुआ है। वहीं ज़ोबिया भी कैरेनी सोई हुई थी। सुबह के 7 बजे का वक्त है जब ज़ोबिया को अपने सीने पर भार सा महसूस हुआ। एक अलग से खुशबू वो सूंघ पा रही थी कि कंफर्टर के अंदर कब शामिर और ज़ोबिया सोए हुए थे। शामिर ज़ोबिया के सीने पर अपना सर रखे हुए था, मुकम्मल अपनी बाहों के सामने वैसे जकड़े हुए था जैसे कि वो कोई तकिया हो। अम्मा भूख लगी है। ज़ोबिया जो नींद में बड़बड़ाई थी, इसकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, एक खाना खाना और दूसरा इसकी प्यारी सी नींद, जो किसी भी सूरत वो ख़राब नहीं कर पाती थी। मगर अचानक से अपने सीने पर मसीह दबाव का पड़ना इसकी आँख खोलने का सबब बना। अपने साथ शामिर को लिपटे देख वो शॉक्ड रह गई। शामिर का सर इसके सीने पर पहने बलाए लिबास पर था, वहीं लब इसके हिस्से को चूम रही थी। यकीनन अगर ये हिफाजती लिबास ज़ोबिया ने ना पहना होता, शायद किसी बच्चे की माँ शामिर रात भर से इसका मिल्क पी रहा होता। ज़ोबिया जो मुकम्मल साख्ता से रह चुकी थी, इससे हिला भी नहीं जा रहा था। वहीं शर्म के मारे इसका हाल बुरा हुए जाए वो सोच भी नहीं सकती थी शामिर ऐसा कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाएगा वो। शामिर का हाथ जो इसकी कमर पर था वो आहिस्ता-आहिस्ता से हटाने लगी। वहीं सबसे आखिर में वो इसका सर अपने सीने पर से हटा रही थी जब शामिर एक मर्तबा फिर से इसे अपनी बाहों में जकड़ गया, मगर अब की मर्तबा कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। अब की मर्तबा शामिर का हाथ इसके पेट के निचले हिस्से रखा था जो ज़ोबी ज़ोर से चिल्ला उठी। हड़बड़ाता हुआ शामिर जल्दी से उठता। कौन है? अचानक से नींद में ही उठना इंसान की हवाइयाँ ही उड़ा देता है। सोचा तो मगरूर इंसान हो आप, बदतमीज़ हो, लेकिन आप ऐसे निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसी वजह से मुझे यहाँ सोने को कहा था। कंफर्टर से खुद को अच्छे तरीके से लपेटती शामिर को गलत समझने लगी। तुम क्या पागल हो? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ सोई हुई होगी। मैं नींद में था और यहाँ आकर सो गया। शामिर जो खुद शर्मिंदा था, वो इतना अनजान अनजान कैसे रह सकता था? कैसे वो इसके करीब आ गया? मुझे आप पर पहले से ही शक था। जो आपकी तिरछी आँखें हैं ना, इसमें साफ-सा दिखाई देता है। ज़ोबिया जो बात करते-करते रुक गई। क्या मतलब? क्या दिखाई देता है? शामिर खुद की बुराई नहीं सुन पाता था कि क्या आपकी नीयत गलत है, लेकिन कल आपने ही कहा था आप दोबारा तफ्तीश करवाओगे। अगर मेरे बाबा गलत निकले तब आप सज़ा दोगे मुझे, लेकिन खूबसूरत लड़की को देख आपकी नीयत बदलने लगी। ये मत भूलिए जब भी इतनी बड़ी थी जब मैं इतनी बड़ी थी तब आप इतने से हुआ करते थे। थोड़ा आपकी और मेरी उम्र का ही लिहाज कर लिया था। ज़ोबे जो शुरू हुए पहले फिर चुप करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो गुस्से से शामिर इसके मुंह पर हाथ रख के पीछे पड़े तकिए पर गिरा था। खुद पर इस पर झुके कब से बोले जा रही इतनी भी हसीन परी नहीं हो तुम, जो तुम्हारी नीयत का फ़ायदा मैं उठाऊंगा। सही कहा तुमने, तुम मुझसे बड़ी और मैं तुमसे रिश्ता कायम करके खुद भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। वैसे भी तुम में कहाँ वो जोश होगा जो एक कम उम्र लड़की में पाया जाता है। शामिर जो अच्छी खासी ज़ोबिया की बेइज्जती कर गया। बड़ी-बड़ी आँखें की वो अपने मुँह पर रखे शामिर के हाथ को पीछे करने की कोशिश करने लगी। खामोश हो जाओ। अगर अब एक लफ्ज़ भी बोला तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं जा रहा हूँ बाहर इस मामले की एक मरतबा फिर से तफ्तीश करवाने, मगर तब तक अगर तुमने किसी भी किस्म की गलती की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शामिर दूर हटता इसे समझा गया। सुने, मेरे जो ये कपड़े थे वो फट गए और बाकी सामान तो मेरे घर पर ही है। क्या आप मेरे घर से जाकर मुझे मेरे कपड़े ला कर दे देंगे? ज़ोबी जो बोले बगैर रह ना सकी। जब शामिर हैरत से इसकी जानिब देखता, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? शामिर जाफरी हूँ मैं, जिसे तुमने मजाक में ले रही हो।
कपड़े चाहे मुलाज़िम से कह देता हूँ कीमती और अच्छे तुम्हें ला कर दे देंगे। शामिर खुद कमरे से बाहर निकल गया। गुरूर देखा, इनका मुझे बूढ़ी बना दिया। खुद जो जैसे छोटे से बच्चे हैं दिखने में, तो मुझसे भी 10 साल बड़े लगते हैं। तब इतने साल पहले भी कद इनका छोटा रह गया होगा। वैसे तो उम्र ज़्यादा ही होगी इनकी। खुद को तसल्ली देने की खातिर वो न जाने क्या कुछ कहे। जैसे मुलाज़िमा 2-3 कपड़े कमरे में लाकर रख गई। शुक्रिया आपकी, ज़ोबिया शुक्रिया अदा करने लगी। जब एक नज़र वो इसकी जानिब देखती अजीब सा चेहरा बनाए चली गई। न जाने वो क्या सोच बैठी थी कि क्या हुआ है शामिर और इसके दरमियान। ज़ोबिया जल्दी से बात में चली गई। अरे वाह! इतनी बड़ी नहाने की वजह से इतनी बड़ी नहाने की जगह यहाँ तो मेरी सारी सहेलियाँ एक साथ नहा सकती हैं। ज़ोबिया जो हैरान रह गई थी, मगर यहाँ नहाते कैसे? इसे तो शावर तक का भी मालूम नहीं था। काफ़ी देर बाद वो नल चला पाई थी। सुकून से नहाकर वो बाहर है। अमीरों की ज़िंदगी कितनी आराम वाली होती है। एक हम जो पहले नल का चलाओ, बाल्टी भरो, फिर बस एक आधी बाल्टी से जैसे करके नहाओ। लेकिन यहाँ जितना मज़ा पानी लेते हुए मर्ज़ी पानी लेते रहो, कोई मुश्किल नहीं होती। वो खुद से बड़बड़ाए मगर जब शामिर कान के साथ फ़ोन लगाए कमरे में चला आया। ज़ोबिया अपने बालों को खुद के ही दुपट्टे से सुखा रही थी। शामिर को देख जल्दी से सर पर दुपट्टा ले लिया। साथ ही चेहरा भी छुप चुका था। इसका भी सफ़ेद रंग के फ़्राक में इंतहा की खूबसूरत दिख रही थी, जैसे कि मुझे निकल चुकी हो। वो फ़ोन पर क्या बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था, ये तक भूल बैठा। हेलो सर। फ़ोन पर मुसलसल शख्स के भुगाने पर शामिर का ध्यान ज़ोबिया से हट पाया था। शुक्रिया इस लिबास के लिए, ये बहुत अच्छा है। अम्मी से यही मांगा करती थी, लेकिन बहुत महंगा हुआ करता था, इस वजह से वो मना कर देती। मगर घर में वो आम से कपड़े की सिलाई ऐसी कर दिया करती थी जैसे जिसे देखकर मैं खुश हो जाया करती थी। ज़ोबी जिसे आदत है हमेशा सच बोलने की, चाहे वो जितना ही तलख क्यों ना हो। मुझे भूख लगी है, खाना खाने को मिलेगा? मैं तो पहले ही चाय के साथ रोटी खाया करती थी, मगर अब तो आपके घर पर हूँ, अब मुझे चाय के साथ पराठा मिल सकता है? इसने अपनी फरमाइश बताई। जब शामिर काल काटता तब तो जो चाहे खा सकती हो, कह दो बाहर जाकर। शामिर ने इसे इजाज़त दे दी। जब ज़ोबिया खुश होती कमरे से बाहर जाने लगी, मगर अचानक से शामिर इसे कमर से पकड़ अपनी जानिब खींच गया। ज़ोबिया की पूछती शख्स के सीने के साथ आ टकराई थी। क्या हुआ? अब कौन सी गलती कर दी मैंने? नहीं मांगती मैं पराठा। ज़ोबिया जो डर चुकी थी शामिर की इस किस्म की हरकत पर। जब शामिर इसके भीगे बाल जिसकी सफ़ेद गर्दन पर छाँव किए हुए थे को दाएं जानिब करता, ज़ोबिया के फ़्राक की डोरियाँ जिसे वो बांधना भूल चुकी थी को शामिर खुद बांधने लगा। कमर की जानिब से फ़्राक का गला गहरा था, जिसकी रीढ़ की हड्डी तक को दिखा रहा था। वहीं बलाए लिबास के हुक भी दिखाई दिए। जय शामिर की उंगलियां अपनी कमर के साथ छूती महसूस करती ज़ोबिया के अंदर झुरझुरी सी पैदा हुई। मैं खुद कर लूँगी। वो इससे दूरी होना चाहती थी, खुद वो ये काम कर सकती थी। जब शामिर मज़ीद मजबूती से दबोचता एक डोरी अपने दांतों में दबाए वहीं दूसरी को बांधने लगा। वो गांव के करीब घराने की रहने वाली लड़की थी, मगर फिर भी इसके बदन की खुशबू किसी जादू से कम नहीं थी, जो सर पर खुमार तारी करने का सबब बनती। ज़ोबिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था, बेचैन सी होने लगी थी। वो मन कर रहा था भाग जाए वो यहाँ से। जब शामिर से खुद छोड़ता दूर हट के सर पर दुपट्टा लेकर बाहर जाना और सीधा किचन में ही जाना। यहाँ वहाँ तुम्हें हवेली में घूमने की हर किसी इजाज़त नहीं है, शामिर से हिदायत की थी। जब ज़ोबिया अपने सर पर दुपट्टा लेती कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो पहले से कह रही हूँ, इनके इरादे बिल्कुल सही नहीं है ज़ोबिया, तुम्हें बच कर रहना होगा। मैं आज इनसे कहूँगी कि मुझे बाकी ख़वातीन के साथ इनके पास रहने दो। वो बड़बड़ाती हुई जा रही थी जब रास्ते के का बिल्कुल पता ही नहीं था इससे। जब अचानक से कमरे के बाहर गैर हालत में खातून निकली, वो रो रही थी। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? ज़ोबिया जो परेशान होगी इस खातून को देखे जाए यहाँ से, और हाँ अपनी बहन को शाम में भेज देना। बशीर साहब जो बनियान पहने हुए थे कमरे से बाहर निकले, इस खातून को डांटने लगे। इनकी हालत देखिए, इन्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, आप चलो मेरे साथ। ज़ोबिया को तरस आ गया था इस पर। अब ऐसी औरतों को अस्पताल ले जाया जाएगा, और तुम कौन हो यहाँ मेरी हवेली में, क्या कर रही हो? बशीर साहब ने ज़ोबिया से अपना तारुफ करवाने का काम। मैं वो ज़ोबिया को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बताए किस रिश्ते से वो इस हवेली में आई है। इसे मैं लेकर आई हूँ, और आपसे कितनी मरतबा कहा ये सब मामले घर से बाहर तक ही रखा करें, ये मेरी माँ का घर है यहाँ पर आपकी ये आशा करना मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। शामिर जो बचपन से अपने वालिद के लिखते देख गुस्से में रहने लगा था। अच्छा जी मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो गए ना, तो हो गए तुम अपने बाप पर ही गए, तो तुम बाप पर ही हो ना। मैं तो फिर भी सिर्फ रात को बुलाती हूँ लड़कियों को लेकर, तुमने तो इसे अपने घर में ही रख लिया, किस हक से भाई? बशीर साहब ने शामिर को भी खुद के जैसा बोल दिया था कि वो भी इसके नक्शे कदम पर चले। ये लड़की मेरी बनी में आई है, इस वजह से यहाँ पर रह रही है। शामिर जो अपना गुस्सा दबाते हुए सच बता गया। अच्छा जी वनी में लेकर आए अपनी अम्मी का मुजरिम मिल गया तुम्हें? क्या इसका बाप निकला था? बशीर साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर वनी में तो निकाह भी किया जा सकता है ना, या फिर शादी किसी और से करोगे और याशी किसी और से। खैर सही है पकड़ा, सही सही है पकड़ा, बिल्कुल सही माल है तुमने। अच्छा है यहाँ रहेगी तो खिदमतें करवाते रहेंगे हम।
शमशेर साहिब का ज़मीर सब मर चुका था, इनका ज़ोबिया को देखने का अंदाज़ ही बहुत गलत था। तुम चलो शामिर। ज़ोबिया का हाथ पकड़े से वहाँ से ले गए। कहा था ना हवेली में घूमना मत, लेकिन तुम्हें तो शौक जागनी है, हर जगह बहस करने के आए थे। तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। शामिर ने उल्टा इसी को डांट लगा दी। आपके वालिद और आप दोनों गलत करे। वो खातून इनकी हालत ख़राब दिख रही थी। आपको अपने बाबा को रोकना चाहिए था कि दोबारा वो ऐसा काम ना करे। ज़ोबिया शमीर को समझाने की कोशिश करने लगे। वो इनका साथी मामला है, तुम भी इन सब मामलों से दूर रहोगी। शामिर ने बात ही खत्म कर दी, मगर इसके दिमाग में अपने बाबा की बातें घूम रही थी। आज वो न चाहते हुए अपने बाबा जैसा बन चुका था। वो ज़ोबिया को वनी बनाकर ले आए थे और इस एक ही वजह से इसके बाबा भी अपना हक जता रहे थे। वो घर से बाहर निकल गया। सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि शमीर जाफरी वनी में लड़की को लेकर आ चुके। वो भी बगैर ने कहा कि शमीर बेटा माफ़ करना, पर तुम्हारा एक नाम है। छोटी उम्र में तुमने लोगों के दिलों में नेक काम कर और इंसाफ करवाए नाम बना लिया, मगर अब वनी में इस लड़की को लेकर आना बिल्कुल गलत है। आप इससे निकाह कर लेते तो अलग बात है, जो कि सिर्फ आयात के बाद पूरे घर में यही सब गाँव में यही सब चलने लगेगा। दुश्मन की बेटियों को उठाकर लेकर आने लगेंगे। शमीर को मुंशी जो बुजुर्ग इंसान था, शमीर को सही मशवरा देने लगा, जबकि इसकी बात के मुतालिक वो खुद भी सोच रहा था। वो अपनी वजह से गलत रस्म को जन्म नहीं दे सकता था। चाचा मौलवी साहब को बुला ले, मैं निकाह करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद शमीर ने अपना फैसला सुना दिया। कुछ देर बाद शमीर हवेली लौटा, मगर साहब मौलवी साहब को लेकर। ज़ोबिया किचन में चाय बना रही थी, चूँकि मुलाज़िम ने साफ-साफ इसका काम करने के लिए मना कर दिया था। चूँकि वो कौन से इस हवेली की मालकिन थी, वो तो बनी मिलाई लड़की थी। चलो बाहर, ने कहा है। हमारे शमीर किचन में आए, ज़ोबिया को बाहर चलने का कहा। क्या किसका निकाह? ज़ोबिया को समझ ना आ सकी थी इसकी बात। हमारा निकाह। चलो ज़ोबिया का हाथ पकड़े वो बाहर लाया था। निकाह हमारा नहीं, ये गलत है। अभी तक मेरे बाबा कसूरवार साबित नहीं हो पाए। आप पहले तफ्तीश करवाएं, इसके बाद फैसला लें। ज़ोबिया जो शामिर के साथ हमेशा हमेशा के लिए ऐसे रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती थी जो कभी टूट न सके। पनी में लेकर आया हूँ, तुम्हें लोग नहीं जानते कि अभी तक तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है कि नहीं। इससे पहले कि मेरी ज़ात पर उंगलियां उठे, मैं तुमसे शादी करके जायज़ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा बाप बेगुनाह निकला तो जैसे इस रिश्ते को जोड़ा है वैसे ख़त्म भी कर दूंगा। शामिर जिसे सिर्फ खुद की इज्जत की परवाह थी, ज़ोबिया क्या सोचती है, इस पर क्या बीतेगी, इसकी फिक्र नहीं थी। इसे ज़बरदस्ती वो ज़ोबिया को बाहर ले जाए निकाह करने लगा। वो सोच रही थी कि सब सही हो जाएगा, मगर इसके लिए मुश्किल और बढ़ चुकी थी। शामिर जो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, मगर आज इसे मजबूरन किसी और को अपनी बीवी बनाना पड़ रहा था। खुश दोनों ही नहीं थे इस शादी से। ज़ोबिया जिसके आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे। निकाह मुकम्मल होते ही वो कमरे से चली गई। तन्हाई में खुद को संभालने के लिए कोई नहीं था, इसका अपना खुद को खुद ही संभालना था। इसी शामिर ने भी जाम का सहारा लिया। जब दिल किसी और को दे दिया जाए, फिर किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना दगाबाजी कहलाता। माफ़ कर दो मुझे, तुम्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की मैंने, मगर तुम मुझे मिल ही नहीं पा रही। आखिर कहाँ हो तुम? अपनी माँ का बदला लेने की खातिर मुझे दुश्मन की बेटे से शादी करनी पड़ी, पर आई प्रॉमिस वो तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगी। मेरी मोहब्बत और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरी जान, वो तो सिर्फ मेरी नफरत को सहा करेगी। शमीर जो बोतल की जानिब देखते इस लड़की से बात कर रहा था, जिसको मुतल्लिक वो कुछ भी नहीं जानता था। इसे जैसे आज तक वो इसे तलाश कर रहा था। शमीर, तुम वनी में इस लड़की को लाए हो, तुम यहाँ पर भी बुला लेते, इसे थोड़ा हमको नाच कर दिखा देते। सुना है बड़ी खूबसूरत है। वह शमीर का दोस्त जो ज़ोबिया के मुतल्लिक इस कदर गलत बात बोल रहा था। जो शमीर इसका गिरबान पकड़ता वो खाते रहकर बात करे। वो अब से मेरी बीवी बन चुकी है, इज्जत बन गई है मेरी, मेरे घर की। आइंदा तेरी ज़ुबान से इसका नाम भी ना सुनो। शमीर को बहुत गुस्सा आया था इसकी सोच पर। अच्छा, अगर बीवी बनी है तो वो तुम्हारी इतना बुरा लग रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ ना अपनी बीवी के पास, वनी में लेकर आए हो। पसंद है इससे शादी की नहीं की है तुमने? दुश्मन की बेटी है वो, जाकर इसे बताओ कि इसके बाप ने कितना बड़ा गुनाह किया है। ऐसे दोस्तों से बेहतर दुश्मन होते हैं। जब इसका मकसद पूरा ना हो सका तो शामिर को भड़काना शुरू कर दिया इसने। अब तक शामिर 2 बोतलें पी चुका था, दिमाग वैसे ही काम करना छोड़ चुका था। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तुम्हारी सीख की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। डोलती चार के साथ वो अपनी गाड़ी में बैठता घर के लिए रवाना हो गया। आंखें जो गुस्से से सुर्ख रंगत इख्तियार कर चुकी थी। ज़ोबिया कमरे के कोने में बैठी थी, सोफा पर इसने सर रखा हुआ था। वैसे भी वो सो चुकी थी जब शामिर कमरे में दाखिल हुआ। किसी के आने का इल्म ज़ोबिया को ना हो सका था। सामने सोफ़ा के करीब ज़मीन पर इसे बैठे थे। शामिर खुद भी इसके पास जाकर बैठ गया। रोने की वजह से इसकी आंखें सूजी हुई थीं। वहीं रुखसार पर अभी तक आंसू के निशान मौजूद थे। खूबसूरती तो इंतहा की मिली थी इसे, मगर किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी इसकी। तभी तो दुश्मनी की भेंट चढ़ चुकी थी वो। ज़ोबिया के नर्म रुखसार पर अपनी उंगलियों को छूते हुए इसने इसे सहलाया था। जब किसी का चुना महसूस करते ज़ोबिया नींद से बेदार हो गई। शामिर को अपने पास थे, कोई जल्दी से उठते अपना दुपट्टा सही करने लगी। क्या हुआ, बड़े आराम से सो रही हो तुम? क्या बहुत मज़े आ रहे हैं तुम्हें यहाँ पर? हाँ, भी ऐसी ऐशो आराम की ज़िंदगी तुमने तो कभी तसव्वुर भी नहीं की होगी। लेकिन क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वनी में लाई गई हुई लड़कियाँ तुम जिनकी ज़िंदगी किसी हिसाब से कम नहीं होती, इनके अंदर खौफ भरा पड़ा होता है। लेकिन तुम तो आराम से रह रही हो।
तुमसे निकाह कर लिया, इसका मतलब ये नहीं मैंने माफ़ कर दिया तुम्हारे पाप को, या फिर तुम्हें बहुत अच्छा इंसान है। ज़ोबिया का दुपट्टा पकड़े जमी खींचता हुआ में उछाल गया। कैसा लगा आपको हमारा ये दिलचस्प सा नावल? चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगला एपिसोड इसका फाइनल